तो दोस्तों सीन शुरू होता है और हम देखते हैं एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ मलबा और तबाही का खौफनाक मंजर है। एक अकेला इंसान उस मलबे के बीचों बीच एकदम शांत बैठा है। फाइनली वो खौफनाक जंग खत्म हो चुकी है। इंसानियत ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने उन 6 डीमन गॉड के खिलाफ एक बहुत ही खूनी जंग लड़ी थी जो इस दुनिया को जड़ से मिटाना चाहते थे। वो डीमन सिर्फ नफरत और बेहिसाब ताकत से भरे हुए थे और आखिरकार इंसानों ने उस आखिरी डीमन गॉड को भी मार गिराया जो तबाही के समंदर का देवता था। लेकिन यार ये जीत किसी हार से कम नहीं लग रही थी। इसका स्वाद बहुत कड़वा था क्योंकि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा उस मौत के समंदर ने निगल लिया था जो उसी डीमन गॉड ने बनाया था। इंसानियत अब पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर खड़ी थी। वो अकेला आदमी जिसके पूरे शरीर पर गहरे घाव हैं और खून बह रहा है, वो हवा में देखते हुए एक बहुत ही गंदी गाली बकता है। जीत तो गए, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और बर्बादी है। वो उस बंजर ज़मीन को घूरता है और खुद से तेज़ आवाज़ में पूछता है कि अगर हम जीत गए हैं तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम बहुत बुरी तरह हार गए हैं। अब कोई भी हीरो जिंदा नहीं बचा था। यहाँ तक कि वो हीरो का टावर जो धरती का आखिरी सहारा था, वो भी अब बुरी तरह ढह चुका है। और वो पर्पल कलर का तबाही का समंदर अभी भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बेरहमी से निगलता जा रहा है। वो लड़का गुस्से में अपने दांत पीसता है। यार, वो तबाही का समंदर उस डेमन गॉड के मरने के बाद भी गायब क्यों नहीं हो रहा है? वो ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे उसके अंदर खुद की कोई जान हो। तबीयत अचानक पीछे से एक आवाज़ उसे टोकती है। ये जॉन सॉन्ग है, जिसे सब मड डॉग के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही सार्कास्टिक टोन में ताना मारते हुए कहता है कि ओए, तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम तूने अकेले ही किया हो। तभी एक और सर्वाइवर लुइस डॉल, जिसे एक्सप्लोसिव डॉग कहते हैं, वो भी उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे झूठा बोलती है और कहती है कि तू तो पूरी जंग में बीमार होने का नाटक कर रहा था। और फिर तीसरा वॉरियर आमिरसो स्टॉक भी बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि ये नमूना तो बस हमारी टीम का फायदा उठाना चाहता था ताकि हम इसे पालकी में बिठाकर सेफ जगह ले जाएं। ये सुनकर वो लड़का, जिसका नाम ली सीन है और जो दुनिया का आखिरी ब्लैकस्मिथ है, वो उन्हें बहुत ही नफरत और गंदी नज़रों से घूरता है। वो उन्हें उनकी असली औकात याद दिलाते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम लोगों के लिए वो आइटम और इक्विपमेंट नहीं बनाए होते तो तुम सब बहुत पहले ही कुत्ते की मौत मारे जाते। ये सुनते ही वो तीनों वॉरियर आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो उसे कचरा बुलाते हैं और उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ली सिन बिल्कुल नहीं डरता। वो उन्हें सीधा चैलेंज कर देता है कि अगर कोई दिक्कत है तो आ जाओ, एक और राउंड हो जाए। दोस्तों, ये तीनों अपने आप में बहुत बड़े नमूने हैं। इन्हें 3 कुत्तों के नाम से जाना जाता है। इन्हें यह नाम इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने कभी भी ना तो इंसानियत का साथ दिया और ना ही डीमन का। ये हमेशा सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते थे। ये ऐसे वॉरियर थे जो सिर्फ अपनी मर्जी से चलते थे, किसी भी चीज़ से वफादार नहीं थे। इन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब था। ये वो लालची लोग थे जो सिर्फ तब लड़ते थे जब इन्हें कोई तगड़ा रिवॉर्ड मिलता था। ली सेउन मन ही मन सोचता है कि भले ही ये कितने भी मतलबी हों, लेकिन इस जंग में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वो बहुत उदास होकर सोचता है कि काश इन्होंने थोड़ा पहले हमारी मदद की होती तो शायद आज नज़ारा कुछ और ही होता। तभी उसकी आंखों में एक बहुत ही शांत और खूबसूरत दुनिया की झलक दिखाई देती है। एक ऐसी दुनिया जो अब कभी वापस नहीं आएगी। हवा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इन चारों में से कोई भी इस महाविनाश से जिंदा बच पाएगा? तभी जेओन सेओंगा सबसे पहले अपनी हार मान लेता है। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और हाँफते हुए कहता है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है। उसके शरीर के अंदर के सारे अंग पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। लुइस और अमीर भी बताते हैं कि उनकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। लुइस एक कर्स की वजह से अपना खून बहने से नहीं रोक पा रही है और अमीर के तो दिल के आर पार एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। उन सब की मौत अब पक्की है। ली सियोन उन्हें बहुत ही नफरत भरी नज़रों से देखता है। वो कहता है कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को पहले ही हमारी मदद करनी चाहिए थी। अपनी आखिरी सांसों के साथ उन तीनों कुत्तों में से ही एक इंसान बाकी लालची लोगों को गाली देने लगता है कि तुम लोगों ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए बाकी सबको मरने दिया। उसे खुद अपनी बातों का दोगलापन समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद भी तो उसी तरह का इंसान था। ली सुन एकदम चुपचाप अपने साथियों को जमीन पर गिरते हुए देखता है। उसकी आंखों में कोई जीत की खुशी नहीं है, बस एक बहुत ही ठंडा और खतरनाक इरादा है। एक एक करके वो तीनों कुत्ते अपने घावों की वजह से दम तोड़ देते हैं। जॉन सोंगा और लुइस बिना किसी जान के जमीन पर पड़े हैं और उनके साथ अमीर भी अपनी आखिरी सांस लेता है। उस पूरे बैटलफील्ड में एक बहुत ही डरावना सन्नाटा छा जाता है, एकदम श्मशान घाट जैसी शांति। ली सेउन धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसके हाथ में उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड है। वो धीरे से बुदबुदाता है कि ये लोग मरते दम तक एक बहुत बड़ा सिरदर्द थे। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है
जो किसी ने नहीं सोचा था। वो कोई स्वॉर्ड नहीं ढूंढ रहा है, वो अपने हाथ में एक बहुत ही तगड़ा हथौड़ा समन करता है। यही तो उसका असली हथियार है। दुनिया के इस आखिरी ब्लैकस्मिथ का काम अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। उसकी आंखों में एक बहुत ही डार्क और खतरनाक चमक है। वो अपने मरे हुए साथियों के टूटे फूटे वेपन को देखता है और उन्हें दूर से ही ताना मारता है। यार, तुम लोगों ने अपने आइटम और इक्विपमेंट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। अब ये इतने टूट चुके हैं कि मैं इनके मटेरियल को दोबारा यूज भी नहीं कर सकता। वो एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ बची कुची सोर्ड को उस दरार पड़ी जमीन में गाड़ देता है। वो कहता है कि कम से कम ये सोर्ड तुम लोगों की कब्र के पत्थर का तो काम करेंगी ही। अब वो वहां एकदम अकेला खड़ा है। पूरी दुनिया के खत्म होने का बोझ उसके कंधों पर है। वो पलटता है और उस तबाही के समंदर की उस विशाल लहर को देखता है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वो खुद से पूछता है कि क्या अब मेरे मरने का टाइम आ गया है। लेकिन यार, अपना हीरो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी किस्मत के आगे घुटने टेकने की बजाय बहुत ही खतरनाक डिटर्मिनेशन के साथ अपने हाथ को देखता है। वो फैसला करता है कि ये आखिरी बार होगा जब वो ऐसा कुछ करने जा रहा है। वो अपना हाथ अपने सीने पर रखता है। वो अपनी सबसे पावरफुल और पर्सनल स्किल को यूज करने के लिए एकदम तैयार है। अचानक से उसके चारों तरफ एक बहुत ही तगड़ी नीले रंग की एनर्जी क्रैकल होने लगती है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उसमें लिखा था कि वो खुद के अंदर से एक बॉन्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सिस्टम दिखाता है कि क्रिएटर यानी खुद ली सियून के साथ इस बॉन्ड का कोई लेवल डिफाइन नहीं है। ये एक ऐसी पावर है जो किसी भी नॉर्मल रैंक या क्लासिफिकेशन से बहुत ऊपर है। उसके सीने के अंदर से एक बहुत ही चमकदार क्रिस्टल बाहर निकलता है। ये कोई आम पत्थर नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उसकी खुद की आत्मा और उसके पोटेंशियल का फिजिकल फॉर्म है। ये उसकी बॉन्ड एक्सट्रैक्शन स्किल का रिजल्ट है। एक ऐसी यूनिक एबिलिटी जो पूरी दुनिया में सिर्फ उसके पास है क्योंकि वो इकलौता बॉन्ड ब्लैकस्मिथ है। उसकी ये स्किल उसे उन लोगों के अंदर से एक स्पेशल मिनरल निकालने की परमिशन देती है जिनके साथ उसने कोई बॉन्ड बनाया हो, और फिर वो उनके पोटेंशियल के हिसाब से कमाल के मटेरियल क्रिएट कर सकता है। लेकिन यार, जब वो इस स्किल को खुद पर यूज करता है तो रिजल्ट देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। सिस्टम उस क्रिस्टल को एक एकदम कलरलेस और खाली मिनरल बताता है। एक ऐसा मिनरल जो एक आम लोहे से भी ज्यादा रद्दी और बेकार है। ली सियन बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है कि काश उसने अपनी ये स्किल बहुत पहले ही अवेकन कर ली होती। लेकिन तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर इस मिनरल के अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसे उस इकलौती चीज से भर दूंगा जो मेरे पास बची है। और वो चीज है मेरा वो सारा पछतावा जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो उस खाली पत्थर को एक जुगाड़ वाले निहाई पर रखता है और अपना भारी भरकम हथौड़ा हवा में उठा लेता है। एक तरफ वो तबाही का समंदर जोर जोर से दहाड़ रहा है। ली स्यून सोचता है कि यार, जो लहरों की आवाज़ मुझे हमेशा अपने दिमाग में सुनाई देती थी, क्या वो इसी समंदर की आवाज़ थी या कुछ और था। एक बहुत ही जोरदार चीख के साथ वो उस क्रिस्टल पर अपना हथौड़ा मारता है। उसे याद आता है कि एक बात तो तय है, जब भी वो आवाज़ उसके कानों में गूंजती थी, उसने हमेशा कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो किसी भी इंसान की सोच से परे हो। हथौड़ा पड़ते ही वहां एक बहुत ही अंधी कर देने वाली रोशनी फैल जाती है। जब वो रोशनी छंटती है तो वहां निहाई पर एक छोटी सी डैगर रखी होती है। ली सियून उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो सोचता है कि यार, मैं मरते दम तक अपनी स्पेशल स्किल से कुछ भी ढंग का नहीं बना पाया। उसे लगा था कि अपनी खुद की आत्मा से तो वो कोई बहुत ही लेजेंडरी आइटम बनाएगा। वो उस डैगर को उठाता है जो बहुत ही तेज रोशनी से चमक रही है, लेकिन उसे तो बस उसका वो एकदम सिंपल सा डिज़ाइन ही दिखाई देता है। वो उसके इतने नॉर्मल से लुक को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गालियाँ देने लगता है। वो इसे अपनी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा फेलियर मान लेता है। जैसे ही वो तेज़ रोशनी उसे निगलने लगती है, उसके दिमाग में हार मानने का कोई ख्याल नहीं होता। वो उस समंदर की लहरों में बहने की बजाय अपने खुद के हाथों से अपना अंत चुनता है। उसके होठों से एक बहुत ही कड़वी और दर्द भरी हंसी निकल पड़ती है। वो सोचता है कि मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी हथौड़ा चला रहा हूँ। मरते दम तक एक ब्लैकस्मिथ ही रहा। जैसे ही उसका शरीर उस खालीपन में गिरता है, उसे एक बहुत बड़ा सच समझ आता है। वो लहरों की आवाज़ जो उसने अपनी मैजिक के पहली बार अवेकन होने के टाइम से सुनी थी, वो हमेशा सोचता था कि वो क्या है। और अब अपने आखिरी पल में उसे समझ आ गया कि वो तबाही का समंदर ही था जो उसे शुरू से बुला रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है। अगर उसे ये बात पहले समझ आ जाती तो वो उन तीनों कुत्तों को बहुत पहले ही अपने साथ लड़ने के लिए मना लेता। लेकिन फिर वो खुद को ही करेक्ट करता है, नहीं यार, असली पछतावा तो ये है कि मैंने दूसरों के लिए वेपन बनाना पहले ही शुरू क्यों नहीं किया। शायद उससे बहुत कुछ बदल सकता था। वो डैगर जो उसने अभी बनाई थी, वो उसकी आंखों के सामने चमकती है। तभी सिस्टम उसकी स्किल के एक्टिवेट होने को कंफर्म करता है।
वेपनरी की इमेजरी ने उस डैगर को मैनिफेस्ट किया है और रिटर्न टू ऑरिजिन नाम की स्किल रिलीज हो चुकी है। अचानक से वो सारा अंधेरा और तबाही गायब हो जाती है। कोई उसे पीछे से आवाज लगा रहा है। ली सियोन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तभी एक आदमी उसके सामने आता है और उसे कैडेट ली सियोन कहकर बुलाता है। भाई साहब, ये एक ऐसा टाइटल है जो उसने पिछले 31 सालों से नहीं सुना था। जवान ली सियोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो इंस्ट्रक्टर उस पर जोर से चिल्लाता है और पूछता है कि तू एंट्रेंस एग्जाम के बीच में ख्यालों में कैसे खो सकता है। ली सियोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंट्रेंस एग्जाम। वो अपने चारों तरफ देखता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो एक ऐसी ब्लैकस्मिथी में खड़ा है जो जवान लड़कों से भरी हुई है। ये आज से 31 साल पहले का बैबल का एंट्रेंस एग्जाम है भाई। ली सियोन खुद से पूछता है कि क्या मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने किसी फ्लैशबैक की तरह चल रही है। लेकिन फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो इमेजरी जो उसके मरने से ठीक पहले सामने आई थी, और वो डैगर जो उसने अपने पछतावे से बनाई थी। वो सोचता है कि क्या ये रिटर्न टू ऑरिजिन स्किल सच में उसी वेपन से निकली है जो उसने अपनी खुद की बॉन्ड स्टोन से बनाया था। मतलब भाई, अपना हीरो टाइम में पीछे आ चुका है। तभी वो कूसेट इंस्ट्रक्टर उसे एक आखिरी वार्निंग देता है। वो चिल्लाकर धमकी देता है कि अगर तूने इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया तो मैं तुझे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अपना हीरो अभी भी सदमे में है भाई। वो बस हम में सिर हिला देता है। वो अपने हाथ में पकड़े उस हथौड़े को देखता है। ये वही पुराना साथी है, लेकिन आज एक जवान शरीर के हाथों में है। अब फाइनली उसे पूरा यकीन हो जाता है। वो सच में टाइम में पीछे आ चुका है। वो पानी में अपना वो जवान चेहरा देखता है और खुद से पूछता है कि क्या अब मैं सच में सब कुछ बदल सकता हूँ। क्या अपनी स्किल को जल्दी समझकर और पहले से ही हथौड़ा चलाकर मैं वो तबाही रोक सकता हूँ। वो अपने सारे डाउट को कचरे के डिब्बे में डालता है और हथौड़े को कसकर पकड़ लेता है। भाई, अब ये सोचना फालतू है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। अब तो बस एक ही चीज़ मायने रखती है कि किस्मत ने जो ये दूसरा मौका दिया है उसे किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। अब वो तबाही की दुनिया में मरने वाला कोई बुढ़ा ब्लैकस्मिथ नहीं है। वो एक जवान कैडेट है जिसके पास पूरे फ्यूचर का नॉलेज है। वो एक बहुत ही तगड़े इरादे के साथ खुद से एक वादा करता है, इस नई जिंदगी में मैं हर एक चीज़ को बचाऊंगा। अब उसका सबसे पहला गोल है बेबल का ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना, और उसे बहुत अच्छे से पता है कि ये सब हासिल करने का सबसे पहला कदम है उन 3 डॉग्स से मिलना। हाँ भाई, वही 3 कुत्ते। ये एक ऐसी मुलाकात होगी जो पूरी कहानी पलट कर रख देगी। इधर अपना हीरो पूरे जोश में आ चुका है और उधर दूर खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे बहुत ही हैरानी से घूर रहा है। वो एकदम शौक में है और खुद से बुदबुदाता है कि भाई ये लड़का तो कोई अलग ही लेवल का बवाल है। पूरी ब्लैकस्मिथी में सिर्फ ली सियोन के हथौड़े की आवाज़ गूंज रही है, जो बहुत ही खतरनाक परफेक्शन के साथ स्टील पर पड़ रहा है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर किम है। वो इम्प्रेस होकर अपने हाथ बांध लेते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि भले ही इसके वार देखने में स्लो लग रहे हैं, लेकिन हर एक वार एकदम सटीक है। इसके हथौड़े की आवाज़ एकदम साफ और प्योर है। भाई साहब, ये तो सच में कोई बहुत ही तगड़ी ब्लैकस्मिथिंग स्किल है। तभी अचानक से एक असिस्टेंट उस शोर शराबे वाले कमरे में एंट्री मारता है, और जैसे ही उसकी नज़र ली सियोन की बनाई हुई उस तैयार स्वॉर्ड पर पड़ती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो एकदम बुत बनकर खड़ा रह जाता है। उस स्वॉर्ड की फिनिशिंग इतनी खतरनाक थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि क्या सच में इस लड़के ने अकेले ही ये मास्टरपीस बना दिया। प्रोफेसर किम भी हल्की सी स्माइल करते हैं कि इस साल तो हमें एक बहुत ही खतरनाक कैंडिडेट मिल गया है। वो सोच ही रहे थे कि अगर ये लड़का ये स्वॉर्ड सबमिट कर दे तो ये आराम से एग्जाम पास कर लेगा। लेकिन तभी भाई साहब एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और पूरा कमरा दहल जाता है। ली सियन ने अपनी ही बनाई हुई उस मास्टरपीस स्वॉर्ड को तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। प्रोफेसर किम और वो असिस्टेंट दोनों के तो जैसे तोते ही उड़ गए। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर इस पागल ने ये किया क्या। लेकिन अपना ली सेओन एकदम सीना ताने खड़ा है। उसके लिए वो स्वॉर्ड एकदम रद्दी और कचरा थी, और वो ऐसी कचरा चीज़ को दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं आने देगा। उसका एटीट्यूड एकदम किलर है। उसे पता है कि वो इससे 1000 गुना अच्छी आइटम बना सकता है। वो असिस्टेंट गुस्से में पागल हो जाता है और ली सियोन पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि क्या तूने इस ब्लैकस्मिथी को कोई मजाक समझ रखा है, जो एक प्रोफेसर के सामने वेपन तोड़ रहा है। लेकिन ली सियोन उस नमूने असिस्टेंट को एकदम इग्नोर मार देता है। वो बहुत ही शांति से प्रोफेसर किम की तरफ देखता है और अपना काम दोबारा करने की परमिशन मांगता है। ये देखकर तो एग्जामिनर का भी दिमाग चकरा जाता है। वो चंपू असिस्टेंट फिर से बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर किम उसे बस एक ही शब्द बोलकर चुप करा देते हैं। वो बिना एक पल सोचे उस असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि जाकर इस लड़के को बाकी बचे हुए मटेरियल लाकर दो। वो असिस्टेंट एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है कि सर, क्या आप पक्का श्योर हैं। प्रोफेसर किम उसे बहुत ही खतरनाक लुक देते हुए पूछते हैं
कि क्या एग्जाम के रूल्स में कोई दिक्कत है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं खुद जाकर मटेरियल लेकर आऊं। बेचारे असिस्टेंट की तो पेंट ही गीली हो जाती है। वो डरते हुए हकलाता है कि नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो फुल स्पीड में वहां से भागता है कि मैं अभी सारे मटेरियल लेकर आता हूँ। अब वहां सिर्फ प्रोफेसर किम और अपना हीरो बचे हैं। प्रोफेसर बहुत ही सीरियस होकर ली सियुन को देखते हैं। ली सियुन उन्हें याद दिलाता है कि एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। प्रोफेसर भी हाँ में सिर हिलाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि जब टाइम इतना कम बचा है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस स्वॉर्ड को तोड़ना सही फैसला था। ली सियुन अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी वो खतरनाक और कॉन्फिडेंट आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। उसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। फिर फाइनली ली सियुन जवाब देता है कि मैं इतनी घटिया क्वालिटी का काम सबमिट कर ही नहीं सकता था। प्रोफेसर किम ये सुनकर गुस्सा होने की बजाय इम्प्रेस हो जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अपना बेस्ट दो। ली सियुन की आंखों में एक बहुत ही तगड़ी सुनहरी चमक आ जाती है। भाई अब शुरू होने वाला है असली बवाल। वो उस आग की भट्टी के सामने सीना ताने खड़ा है। उसे अपनी सारी कमजोरियां बहुत अच्छे से पता हैं। वो जानता है कि इस कमजोर शरीर के साथ एक परफेक्ट आइटम बनाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी उसके पास ना तो माना है, ना ही वैसी ताकत है, और सबसे बड़ी बात, टाइम भी बहुत कम है। लेकिन यार उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है। उसका शातिर दिमाग सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज कर चुका है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसे अच्छे से पता है कि अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। और इधर बाकी सारे कैंडिडेट उसे घूर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये नमूना अब क्या खिचड़ी पकाने वाला है। तभी एक कैंडिडेट की नज़र ली सियोन पर पड़ती है, और उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। वो देखता है कि ली सियोन अपना माना सीधा उन इग्निशन स्टोन यानी आग लगाने वाले पत्थरों में डाल रहा है। वो कैंडिडेट डर के मारे चिल्लाने लगता है कि अबे ओ पागल, अगर आग उन पत्थरों तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन अपना ली सियोन एकदम चिल है भाई। वो बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ बस इतना कहता है कि चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख। वो कैंडिडेट एकदम शॉक में है। वो सोचता है कि भाई ये पक्का कोई मजाक कर रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक से लीसीन के चारों तरफ सतरंगी यानी इंद्रधनुष के रंगों वाली आग की लपटें उठने लगती हैं। भाई साहब, क्या गजब का लाइट और पावर का शो चल रहा है वहां। लेकिन वो डरपोक कैंडिडेट तो घबराकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि आग लग गई, भागो, कोई जल्दी से आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर आओ। वो चंपू असिस्टेंट भागता हुआ प्रोफेसर किम के पास जाता है और कहता है कि सर, हमें इसे अभी रोकना होगा, वरना सब जलकर राख हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर किम उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि शांत हो जा गधे, तू एक असिस्टेंट है, तुझे बाकी कैंडिडेट्स से ज्यादा पता होना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। वो उसे उस सतरंगी आग के फ्लो को ध्यान से देखने का ऑर्डर देते हैं। बेचारा असिस्टेंट पसीने से तरबतर है और पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। उधर अपना ली सियून पीठ घुमाए खड़ा है और उस भयंकर सतरंगी आग को इतनी आसानी से कंट्रोल कर रहा है जैसे वो कोई बच्चों का खेल हो। दोस्तों, ये कोई आम तकनीक नहीं है। वो एक बहुत ही लेजेंडरी टेक्निक यूज कर रहा है, जिसे 5 कलर फ्लेम ग्राइंडिंग कहते हैं। इस तरीके से वो 5 अलग अलग तरह के इग्निशन स्टोन को एक साथ मिलाकर एक बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली आग पैदा कर रहा है। लीसियंस के लिए तो ये एकदम मक्खन वाली टेक्निक है। हालांकि इसके लिए बहुत ही खतरनाक माना कंट्रोल चाहिए होता है, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत कम खर्च होती है। और ली सियुन की अभी की खस्ता हालत को देखते हुए ये टेक्निक उसके लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी सब तो ये देखकर ही पागल हो रहे हैं कि भाई अभी तक धमाका क्यों नहीं हुआ। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके तोते उड़ जाते हैं। उस सतरंगी आग की वजह से उस लोहे के टुकड़े का रंग ही पूरी तरह से बदल गया है। प्रोफेसर किम का दिमाग तो एकदम कंप्यूटर की तरह चलता है। वो सब कुछ समझ जाते हैं। ली सियोन ने उन पत्थरों को सिर्फ आग बढ़ाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि उसने तो उस लोहे के टुकड़े की प्रॉपर्टी ही पूरी तरह से बदल कर रख दी है। प्रोफेसर को समझ आ जाता है कि इस खतरनाक टेक्निक से आइटम बनाने का टाइम बहुत कम हो जाएगा। लेकिन भाई टेंशन अभी भी बाकी है। एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और टाइम अभी भी सबसे बड़ा विलन है। प्रोफेसर किम मन ही मन सोचते हैं कि हालांकि इस लड़के का पहला अटेम्प्ट बहुत कमाल का था, लेकिन अगर ये सिर्फ इतना ही कर सकता है तो ये कभी भी टाइम पर अपना काम खत्म नहीं कर पाएगा। अब शुरू होती है टाइम के खिलाफ असली जंग। लीसियन का हथौड़ा बहुत ही भयंकर स्पीड से उस चमकते हुए लोहे पर पड़ रहा है। हर एक वार एकदम सटीक और बहुत ही पावरफुल है। इतनी बड़ी टेंशन के बाद भी ली सियुन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है। भाई अपना हीरो इस चैलेंज के पूरे मजे ले रहा है। आग और लोहा दोनों उसके हथौड़े के नीचे मिलकर एक ऐसा आइटम बना रहे हैं जो उसकी पहले वाली क्रिएशन का भी बाप होगा। वो एकदम लाल और गर्म लोहे को उस सतरंगी आग में डालता है। वो लोहा उस आग की पावर को सोख रहा है और एक नया रूप लेने के लिए तैयार हो रहा है। ली सियुन के माथे से पसीना टपक रहा है। उसके शरीर और दिमाग दोनों की बैंड बजी हुई है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता भाई। उसके हथौड़े का हर एक वार टाइम और उसकी खुद की कमजोरियों के खिलाफ एक तगड़ी लड़ाई है।
पूरी ब्लैकस्मिथ में सिर्फ उसके हथौड़े की आवाज़ गूंज रही है। तभी अचानक से एक बहुत ही बुरा सीन हो जाता है। जो दास्ताना यानी गॉन्टलेट उसके हाथ को बचा रहा था, वो अचानक से चटक जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। भाई ये सब उसके कमज़ोर शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो धीरे से एक गाली देता है। उसका सारा माना ख़त्म हो चुका है और उसे बचाने वाला वो शील्ड भी अब टूट चुका है। वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने इस एकदम रद्दी शरीर को कोसता है और खुद से वादा करता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सबसे पहला काम वो अपनी बॉडी बनाने का करेगा। लेकिन वो दर्द और खून बहने के बाद भी हार नहीं मानता। वो हथौड़े के हैंडल को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी जान लगाकर एक बहुत ही ज़ोरदार चीख मारता है और अगला वार करने के लिए हथौड़ा हवा में उठा लेता है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसे ये एग्ज़ाम पास करना है तो उसे अपने शरीर की सारी हदें पार करनी ही पड़ेंगी। टाइम पंख लगाकर उड़ रहा है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। पसीना और थकान उसे अंदर से तोड़ रहे हैं, लेकिन ये बंदा झुकने को तैयार ही नहीं है। घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अब वो आखिरी स्टेज यानी धार लगाने के काम पर आ चुका है। पत्थर पर रगड़ी जाने वाली हर एक घिसाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 मिनट बाकी और फाइनली टाइम खत्म होने का काउंटडाउन शुरू होता है और कोई जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, टाइम अप हो चुका है। ली सियुन एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ता है। वो बुरी तरह से थक चुका है। उसकी ठुड्डी से पसीना टपक रहा है। भाई ने अपना 100% दे दिया है। उसका मुक्का हालांकि थकान की वजह से कांप रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ उसे बंद करता है और वो एक आखिरी शब्द बोलता है, डन। और इसके साथ ही वो अपनी बनाई हुई उस मास्टरपीस क्रिएशन को सबके सामने लाता है। तब से उसके सामने एक सिस्टम विंडो चमकती है। उसमें अनाउंसमेंट होती है कि 5 कलर फ्लेम स्वॉर्ड नाम का वेपन बन चुका है और उसने फ्लेम आर्टिजन नाम की एक बहुत ही खतरनाक स्किल हासिल कर ली है। सिस्टम का जजमेंट एकदम क्लियर था। उस 5 कलर फ्लेम स्वॉर्ड का ग्रेड हाई ग्रेड है भाई। उसकी डिस्क्रिप्शन में उस वेपन की गजब की क्वालिटी के बारे में लिखा था। एक बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की स्वॉर्ड जो उसे बनाने वाले ब्लैकस्मिथ के असली पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाती है। एक ऐसा वेपन जो माना के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारे रंगों में चमकता है। बाकी सारे कैंडिडेट तो एकदम शॉक में बुद्ध बन चुके हैं। उनमें से एक कैंडिडेट तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाता और धीरे से फुसफुसाता है कि भाई साहब ये वेपन तो हाई ग्रेड का है। ली सियुन एकदम चिल मारते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के उनसे कहता है कि भाई लोगों, अगर तुम लोग स्टेटस विंडो में इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस चंपू असिस्टेंट की जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है, वो जोर से चिल्लाता है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल वो खुशी से पागल होकर तालियां बजाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि पास हो गया ये लड़का, टेस्ट पास कर गया। प्रोफेसर किम उसे बहुत ही कड़क आवाज़ में डांटते हैं कि तू बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। वो बेचारा असिस्टेंट तुरंत माफ़ी मांग लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर के मिंचोल के ऑफिस में। वहाँ अपना ली सेउन शांति से खड़ा इंतजार कर रहा है और प्रोफेसर उसे एकदम चुपचाप घूर रहे हैं। कमरे में बहुत ही सीरियस वाला माहौल है। फाइनली प्रोफेसर किम उस सन्नाटे को तोड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या इस बार तू सच में एक ऐसी स्वॉर्ड लेकर आया है जिसे सबमिट किया जा सके। ली सेउन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करते हुए जवाब देता है कि हाँ, अभी के लिए तो ऐसा ही है। प्रोफेसर किम कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर शहर को देखने लगते हैं। फिर वो पलटते हैं। वो नोटिस करते हैं कि इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी ली सियुन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है। इसलिए वो इस लड़के के साथ एकदम सच बोलने का फैसला करते हैं। ली सियुन भी शॉक रह जाता है जब प्रोफेसर उससे कहते हैं कि यार ये जगह तुम्हारे लेवल की नहीं है, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो। प्रोफेसर खुद मानते हैं कि भले ही बैबल का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे ब्लैकस्मिथ डिपार्टमेंट ने बहुत टाइम से कोई भी ढंग का रिजल्ट नहीं दिया है। ये एक डूबता हुआ जहाज है। लेकिन अपना ली सियुन इतने शांत तरीके से जवाब देता है कि प्रोफेसर का भी दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि बैबल का ब्लैकस्मिथ डिपार्टमेंट अपने खराब परफॉर्मेंस की वजह से 8 साल बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और उसे ये भी पता है कि फ्यूचर में जो अकेडमी दुनिया की सबसे बेस्ट अकेडमी बनने वाली है, उसका नाम वल्कन अकेडमी है। प्रोफेसर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ, फ्यूचर में शायद वल्कन सबसे बेस्ट होगी, लेकिन ली सीन उन्हें बीच में ही टोक देता है। एक बहुत ही खतरनाक और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो कहता है कि सर, आप गलत सोच रहे हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट एकेडमी वल्कन नहीं होगी। एक बहुत ही तगड़े इरादे के साथ वो डिक्लेयर करता है कि सबसे बेस्ट एकेडमी बेबल होगी, जहां मैं अभी एडमिशन ले रहा हूं। भाई अपना हीरो फ्यूचर बदलने के लिए ही तो वापस आया है। बेबल एकेडमी के उस बड़े से ऑफिस में एक लड़के की आवाज़ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गूंज रही है, जो सीधा अपने प्रोफेसर को गलत साबित कर रहा है। वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि सबसे बेस्ट वल्कन नहीं, बल्कि बेबल एकेडमी होगी। ये बात सुनकर प्रोफेसर किम इंचल तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं।
वो उस लड़के के इस खतरनाक एटीट्यूड को देखकर उसे तिरछी नज़र से घूरते हैं। प्रोफेसर उसे सीधा चैलेंज कर देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुझे सच में लगता है कि तू इस फैकल्टी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है। ली सियन बिना एक सेकंड सोचे जवाब देता है कि बिल्कुल सर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सारे स्टूडेंट्स में से कोई भी मुझसे बेहतर नहीं होगा। प्रोफेसर किम का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने हाथ बांधते हुए उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि क्या तुझे पता भी है कि बैबल एकेडमी अपने नए स्टूडेंट्स में से सबसे बेस्ट को कैसे चुनती है। ली सियन उन्हें दिखाता है कि वो अपना सारा होमवर्क करके आया है। वो बहुत ही शांति से उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने दो सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए चुनता है। उनमें से एक विनर निकलता है और फिर उन विनर्स में से पूरी फैकल्टी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, बेबल एकेडमी अपने कैडेट्स को 3 मैन फैकल्टी में बांटती है, जिनका सिंबल एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है। पहली है कॉम्बैट फैकल्टी, जिसका नाम आकार्क है। दूसरी है सपोर्ट फैकल्टी, जिसका नाम यूआर है। और तीसरी है टेक्निकल फैकल्टी, जिसे बोर्सिपा कहते हैं। और भाई, इन तीनों फैकल्टी के अंदर भी पेड़ की जड़ों की तरह दर्जनों अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फैकल्टी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनने का मतलब है कि तुम्हें एक एब्सोल्यूट टैलेंट माना जाएगा, जो बाकी सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी बेबल की असली और सबसे तगड़ी एलीट क्लास। प्रोफेसर किम अपने हाथों को कसकर बंद कर लेते हैं। उनके हाथों पर पड़े हुए वो पुराने निशान इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने एक ब्लैकस्मिथ के तौर पर कितने साल गुजारे हैं। वो एकदम चुपचाप कुछ सोच रहे हैं। फाइनली प्रोफेसर फिर से बोलते हैं, लेकिन इस बार एक इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस ब्लैकस्मिथ की तरह। वो लीसीन को वार्निंग देते हैं कि भले ही तू बेबल में फैकल्टी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाए, लेकिन फिर भी यहाँ एक ब्लैकस्मिथ के तौर पर असली सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो उसे वल्कन अकेडमी जाने की सलाह देते हैं। प्रोफेसर किम बहुत ही सीरियस होकर कहते हैं कि तेरे फ्यूचर के लिए वही सबसे बेस्ट रास्ता है। ली सियोन मन ही मन मुस्कुराता है। उसे समझ आ जाता है कि इस प्रोफेसर को अपनी खुद की कुर्सी से ज़्यादा एक जवान लड़के के फ्यूचर की फिक्र है। वो सोचता है कि यार, ये बंदा तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन ली सियोन का फैसला एकदम पत्थर की लकीर है भाई। वो प्रोफेसर से कहता है कि मुझे आसपास के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बहुत ही खतरनाक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बैबल, जहां मैं जा रहा हूं, वो दुनिया की सबसे बेस्ट जगह बन जाएगी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहां मौजूद रहूंगा। ये सुनकर प्रोफेसर किम की हल्की सी हंसी निकल जाती है। ये बात कि कोई भी जगह सिर्फ ली स्यूंग के होने से बेस्ट बन जाएगी, ये सच में बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात थी। प्रोफेसर भी मानते हैं कि ये लड़का सिर्फ घमंडी नहीं है, बल्कि इसके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये बात बुरी नहीं लगती। उसके कॉन्फिडेंस में कुछ तो ऐसा था जो किसी को भी यकीन दिला दे। ली स्यून के इस तगड़े इरादे की इज्जत करते हुए प्रोफेसर किम इंचोल अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो उस लड़के के फैसले को मान लेते हैं और कहते हैं कि आज से तू मेरी जिम्मेदारी है, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। ली सीन एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ प्रोफेसर का हाथ थाम लेता है। उसकी पट्टी बंधी हुई उंगलियां प्रोफेसर के उन पुराने घावों वाले हाथों से मिलती हैं। वो कहता है कि मैं भी आपके भरोसे हूं सर। लेकिन भाई साहब, ये कोई आम हाथ मिलाना नहीं था। जैसे ही उन दोनों के हाथ टकराते हैं, ली स्यून के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। उसमें लिखा था कि टारगेट किम इंचोल के साथ एक बॉन्ड बन चुका है और क्रिएटर यानी ली सियून के साथ इस बॉन्ड का लेवल अब 1 हो गया है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना हीरो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम उसे बताता है कि वो टारगेट किम इंचोल के अंदर से बॉन्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। उसकी आंखों में पावर की एक खतरनाक चमक आ जाती है। उसके पट्टी बंधे हुए हाथों के चारों तरफ नीले रंग की एनर्जी क्रैकल होने लगती है और फिर हवा में से ही एक बहुत ही कमाल का मिनरल उसके हाथ में आकर तैरने लगता है। दोस्तों, ये कोई आम लोहा नहीं है, बल्कि ये हाई ग्रेड का लोहा है। एक ऐसा मेटल जो अपने अंदर आग को स्टोर करके रख सकता है। एक ऐसी चीज़ जो आज से पहले इस दुनिया में थी ही नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही शांत मोहल्ले में। ली सियोन अपने कमरे में बैठा है और उस मिनरल को बड़े ध्यान से देख रहा है जो उसने अभी अभी बनाया था। उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली है जिसमें उसके करंट स्टैट्स दिखाई दे रहे हैं। वो सोचता है कि यार, ये बुरा तो नहीं है, लेकिन इस मिनरल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वो अपनी बॉन्ड एक्सट्रैक्शन स्किल के बारे में सोचता है, जो उसे किसी के भी साथ अपने रिश्ते को नापने और उसे एक एकदम नए मिनरल में बदलने की पावर देती है। वो सोचता है कि असली दिक्कत ये है कि अभी मेरा बॉन्ड लेवल बहुत कम है, इसलिए इस स्किल को ठीक से यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब वो अपने स्टैट्स को बेबल एकेडमी के बाकी नए स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करता है, तो उसे समझ आता है कि उसके स्टैट्स तो भाई बहुत ही ज़्यादा कचरा हैं। वो एक गहरी सांस छोड़ता है और मान लेता है कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार, मुझे पास्ट में वापस आने का मौका मिला है, तो मैं इस बात की शिकायत बिल्कुल नहीं कर सकता।
उसकी आंखों में एक अलग ही आग है। उसे पता है कि अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी लालच करना बेवकूफ़ी होगी। आखिर उन डेमोनिक लीजन वाले कमीनों की हड्डियां तोड़ने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। वो डेमोनिक लीजन कोई आम मॉन्स्टर नहीं थे, वो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे तारों और गैलेक्सी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। और वो 6 डीमन गॉड जो इंसानों को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले थे, उन्हें रोकने के लिए ली सियून को बहुत ही संभल कर चलना होगा। फ्यूचर का नॉलेज ही उसका सबसे बड़ा वेपन है और वो एक भी छोटी सी डिटेल भूलना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका सबसे पहला टारगेट है ऐसी वेपन या स्किल हासिल करना जो उसकी याददाश्त को तेज रखे, ताकि वो फ्यूचर्स का कुछ भी ना भूले। ये सब सोचकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उसका पहला कदम यानी बेबल एकेडमी में घुसना तो पूरा हो गया है। अब वो सोचता है कि उसके मास्टर प्लान का अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसने बॉन्ड लेवल 1 हासिल कर लिया था और इसकी वजह से उसे बॉन्ड इंग्रेविंग नाम की एक एकदम नई स्किल मिल गई है। एक हफ्ते बाद बेबल एकेडमी में फाइनली एग्जाम का दिन आ ही जाता है। ली स्यून एकदम चिल मारते हुए फुल एटीट्यूड में एकेडमी के गलियारों में चल रहा है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा कि उसे कोई टेंशन है। वो बस ये सोच रहा है कि क्या वो सही जगह पर आया है। फाइनली उसे अपनी मंजिल मिल जाती है, ब्लैकस्मिथी रूम 3। उसे पता है कि इसी दरवाजे के पीछे उसका असली टेस्ट होने वाला है। वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर एंट्री मारता है। अंदर जाते ही एक आवाज़ उसे बहुत ही फॉर्मल तरीके से ग्रीट करती है, गुड डे कैडेट ली सीन। कमरे के अंदर 2 लोग उसका वेट कर रहे थे। एक बंदा अपने हाथ बांधे खड़ा है और दूसरा बंदा एक डेस्क पर बैठा है। कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा सीरियस और टेंस है। वो डेस्क पर बैठा हुआ आदमी बहुत ही बेसब्री से अपनी उंगली डेस्क पर पटक रहा है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बोर्सिपा का वाइस डीन माइकल बार्मट है। वो ली सियन के इस रिलैक्स एटीट्यूड को देखकर उसे घूरता है और बहुत ही कड़क आवाज़ में पूछता है कि क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम सब तेरा ही वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी कमरे में खड़ा दूसरा आदमी यानी अपने प्रोफेसर किम इंचोल बीच में बोलते हैं। वो वाइस डीन को बहुत ही शांति से याद दिलाते हैं कि सर एग्जाम शुरू होने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। लेकिन वो सड़ुआ वाइस डीन बार्मुट वो कहता है कि बात टाइम की नहीं है, बात इस कैडेट के एटीट्यूड की है। प्रोफेसर किम सिचुएशन को संभालते हुए वाइस डीन से कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे खुद वार्निंग दे दूंगा। लीशियन एकदम चुपचाप उन दोनों की बहस सुन रहा है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ब्लैकस्मिथ डिपार्टमेंट सिर्फ खराब हालत में ही नहीं है, बल्कि इन लोगों की अपने सीनियर बॉस लोगों से भी बिल्कुल नहीं बनती है। अब उसे समझ आता है कि प्रोफेसर किम ने उसे दूसरी एकेडमी में जाने के लिए क्यों बोला था। वाइस डीन बार्मुट उसे बहुत ही नफरत भरी नज़रों से घूर रहा है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। कमरे में टेंशन एकदम साफ महसूस हो रही है। ली सिन एकदम शांत खड़ा है और वेट कर रहा है। तभी अचानक उस एग्जाम रूम का दरवाज़ा फिर से खुलता है। वाइस डीन बार्मुट, जो अभी तक एकदम सड़ुआ बना हुआ था, वो दरवाजे की तरफ पलटता है और एक बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। ली सियोन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये बुढ़ा अचानक से इतना मीठा क्यों हो गया। तभी दरवाजे से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो बहुत ही कैजुअल तरीके से पूछती है कि क्या सब लोग आ गए हैं। ली सियोन पलट कर देखता है कि आखिर ये नई एंट्री किसकी है, जिसे देखकर वाइस डीन भी इतना रिलैक्स हो गया है। बार्मट उस नई एंट्री को ग्रीट करते हुए कहता है कि हेड ऑन ऑफ डिपार्टमेंट, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। उस नई लड़की को देखते ही अपना ली सीन तो जैसे पत्थर का बन जाता है। वो उसे एक ही नज़र में पहचान लेता है। एक बहुत ही खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की एकदम बॉस वाले एटीट्यूड के साथ कमरे में एंट्री मारती है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। वो अपनी दमदार प्रेजेंस के साथ लेट होने के लिए माफ़ी मांगती है। दोस्तों, अब इस लड़की की असली आइडेंटिटी सामने आती है। ये कोई और नहीं बल्कि बेबल एकेडमी के बोर्सिपा फैकल्टी की हेड रायो यूना है। ली स्योंग का दिमाग तो एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका एकदम कॉमिकल तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। वो अपने दिमाग में बस एक ही चीज़ सोच पा रहा है कि भाई तू यहाँ क्या कर रही है। उसे याद आता है कि उसने पास्ट में सुना तो था कि ये लड़की पहले बैबल में काम करती थी, लेकिन वो सीधे फैकल्टी की हेड निकलेगी। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी वो खतरनाक प्रेजेंस ही सब कुछ बयां कर रही थी। दोस्तों, ये कोई आम लड़की नहीं है। ये है एस रैंक हीरो रायो यूना, जिसे दुनिया वेपन डिवाउरर के नाम से जानती है। एक साक्षात लेजेंड उसके सामने खड़ी थी भाई। वो एक ऐसी हीरो थी जिसके पास एक बहुत ही खतरनाक और यूनिक स्किल थी। वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए वेपन को ही खा जाती थी। एक ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से पूरी दुनिया उससे खौफ खाती थी। और टाइम में पीछे आने से पहले ली सियुन उसे बहुत अच्छे से जानता था। कई सालों तक वो उसकी परमानेंट कस्टमर थी, जो हमेशा अपने आइटम और वेपन उसी से बनवाती थी। ली सियुन के दिमाग में पास्ट की एक बहुत ही डार्क और दर्द भरी याद ताज़ा हो जाती है। एक बहुत ही सुनसान और अंधेरी गली, जहाँ तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ रायो यूना ज़मीन पर बुरी तरह से हारी हुई बैठी है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में फुसफुसाती है
कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मेरे लिए जो वेपन इतनी मेहनत से बनाया था, मुझे मजबूरी में उसे ही खाना पड़ा। उस याद में ली सेउन दूर खड़ा उसे उस तेज बारिश में देख रहा है। वो बारिश भी उस पल की निराशा को बयां कर रही थी। यूना की आंखों में एक बहुत ही गहरा पछतावा था, एक ऐसा बोझ जिसे वो मरते दम तक अपने साथ ले गई। और उस टाइम ली सीन के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, वो बहुत ही दर्दनाक था। अपनी ही कस्टमर को इस हालत में देखकर वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो उस मलबे के बीच उसके पास गया था। वो उस तबाही का इकलौता गवाह था। और दोस्तों, यही वो याद है जिसकी वजह से अपना हीरो आज यहाँ खड़ा है। वापस आते हैं प्रेजेंट में। उस काले दिन की याद ली सीन के दिमाग से गुजरती है, और उसके चेहरे का इरादा अब पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तभी एक आवाज़ उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालती है। मेन प्रोफेसर एकदम अथॉरिटी वाली आवाज़ में आगे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो एग्ज़ाम के रूल्स समझाने वाले हैं। वो सबको पूरा ध्यान देने को कहते हैं। वो सख्त चेहरे वाले प्रोफेसर उन दोनों कैंडिडेट्स को बताते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए टोटल टाइम पूरे 90 मिनट होगा, और टास्क एकदम क्लियर है भाई। इतने टाइम में दोनों को एक ऐसा वेपन बनाना होगा जिसे पिछले एग्ज़ाम के थीम यानी स्वॉर्ड के साथ यूज़ किया जा सके। लेकिन जैसे ही लगता है कि रूल्स एकदम सिंपल हैं, प्रोफेसर अपना मुक्का बंद करते हैं और बताते हैं कि एक और बहुत बड़ी कंडीशन है। उनके हाथ में अचानक से एक फायरबॉल यानी आग का गोला आ जाता है। वो स्पेशल कंडीशन ये है कि तुम लोग अपने इक्विपमेंट बनाने के लिए सिर्फ अल्केमिकल ब्लैक मशीन का ही यूज़ कर सकते हो। फिर वो पीछे मुड़कर मटेरियल वाला जोन दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत की हर एक चीज़ यहाँ मौजूद है। उन्होंने उन दोनों को टेबलों और ड्रमों में रखे हुए किसी भी मिनरल और मटेरियल को यूज़ करने की पूरी आज़ादी दे दी थी। तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को फैकल्टी की हेड रायो यूना और वाइस टीन बार्मट जज करेंगे, इसलिए वो उन्हें अपना 100% देने की वार्निंग देते हैं। रूल्स सेट हो चुके हैं और हवा में टेंशन एकदम साफ महसूस हो रही है। प्रोफेसर एक बड़े से इशारे के साथ एग्जाम शुरू होने का ऑन ऑर्डर देते हैं। दोनों कैंडिडेट हांस बारमतिल और ली सेउन एक दूसरे को बहुत ही खतरनाक नज़रों से घूरते हैं। बैबल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम फाइनली शुरू हो चुका है भाई। ली सेउन अपना एप्रन बांधते हुए इस तगड़े चैलेंज के बारे में सोचता है। एल्केमिकल ब्लैकस्मिथिंग एक ऐसी टेक्निक है जो प्योर माना का यूज करके मटेरियल के साथ रेजोनेट करती है। लेकिन जब ली सेउन खड़ा होकर उन मिनरल्स को एनालाइज कर रहा होता है, तो उसका वो नमूना राइवल हांस उसे उकसाने लगता है। वो ताना मारते हुए पूछता है कि ओए, क्या तुझे लगता है कि सिर्फ घूरने से तेरा माना अपने आप बढ़ जाएगा? ली सेउन बहुत ही धीरे से उसकी तरफ पलटता है। उसे उस पागल की इस घटिया बात पर यकीन ही नहीं होता। वो सोचता है कि क्या मैंने अभी सच में यही सुना? एक बहुत ही खतरनाक शांति के साथ वो उससे पूछता है कि क्या तू मुझसे बात कर रहा था? हांस बहुत ही घमंड और बदतमीजी के साथ जवाब देता है कि यहाँ और कोई है क्या जिससे मैं बात करूंगा? तबीयत अचानक प्रोफेसर बीच में टपक पड़ते हैं। वो हांस बारमतिल का पूरा नाम लेकर बहुत ही कड़क और वार्निंग वाले टोन में उस पर चिल्लाते हैं। वो उसे सख्त ऑर्डर देते हैं कि एग्जाम के अलावा कोई भी फालतू बात मत कर। उसकी वो सारी हेकड़ी वहीं निकल जाती है। हांस तुरंत माफ़ी मांगता है, लेकिन कमरे में टेंशन अभी भी बनी हुई है। और उसी पल ली सियूंग को अपने दिमाग के घोड़े बहुत ही तेज़ी से दौड़ाता है और वो सारी कड़ियाँ एक साथ जोड़ लेता है। उसे अचानक से बारमुट्स नाम जाना पहचाना लगने लगता है, और फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अरे भाई, ये छपरी नमूना तो उसी एग्जामिनर का बेटा है। अब जाकर उसे इस पूरी गेम की कहानी समझ में आती है। वहाँ कुर्सी पर चौड़ में बैठा वो वाइस डीन माइकल बारमट, और यहाँ ये हवा में उड़ने वाला घमंडी हंस बारमतिल। ली सियुन के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी और मज़े लेने वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन दोनों बाप बेटे की शक्ल एक दूसरे से एकदम हूबहू मिल रही थी। ली सिया कुन इस पूरी फालतू और फिक्स सिचुएशन पर अपने मन ही मन बहुत जोर से हंस रहा था। तभी हांस को भी समझ आ जाता है कि ली सियून ने उसकी असली आइडेंटिटी पकड़ ली है। उस हांस के चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और खुद को सुपीरियर समझने वाली स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि अब इस बेचारे ली सियून की तो हवा एकदम टाइट हो गई होगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो साक्षात वाइस डीन के बेटे से कंपटीशन कर रहा है। हांस के दिमाग में तो एग्जाम का रिजल्ट एकदम क्लियर था भाई। एक तरफ था वो फटेहाल ली सियून, जिसके पास एकदम लो लेवल का माना था, और दूसरी तरफ था वो खुद, यानी बारमुट क्लैन का एक बहुत ही रईस और टैलेंटेड वारिस, जिसकी पावर टॉप के स्टूडेंट्स को भी टक्कर देती थी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ता हुआ हांस मटीरियल वाले बॉक्स के पास जाता है। वो पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखाने के लिए एकदम तड़प रहा था। उसके लिए तो जैसे ये एग्जाम शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। वो बहुत ही स्वैग के साथ लाजुराइट और एनम जेड को चुनता है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये बहुत ही हाई ग्रेड के मटीरियल है। वो अपनी जीत को लेकर इतना श्योर था कि उसके चेहरे की वो घमंडी स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एग्जाम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, और ये भाई साहब खुद को विनर मानकर बैठ गए हैं। उधर जजों की टेबल पर बैठा वो लालची बाप बारमुट और बाकी सुपरवाइजर बाज जैसी नज़रों से सब कुछ देख रहे थे।
वो आपस में फुसफुसाते हैं कि हांस ने एनाम का जेड और लाजुराइट चुना है। इन दोनों मटीरियल्स के अंदर वाटर एलिमेंट का बहुत ही तगड़ा और खूंखार माना भरा होता है। तभी एक जज थोड़ा डाउट में बोलता है कि वाटर एलिमेंट वाला माना तो फायर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, तो फिर इन चीज़ों को रिफाइन करना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन वो बाप बारमुट बहुत ही एटीट्यूड में उस जज की बात को काट देता है। वो कहता है कि अरे, वो सब तो पुराने ज़माने की बातें हैं भाई। आजकल की मॉडर्न एल्केमिकल ब्लैकस्मिथिंग ने उन सारी मुश्किलों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हेड जज बहुत ही गहराई से सोचता है और बोलता है कि माना कि एल्केमिकल ब्लैकस्मिथिंग बहुत ही कमाल की टेक्निक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ऊपर नीचे होता है। हांस को ये सब करने में कम से कम 30 मिनट तो लगेंगे ही। ये सुनकर बारमुट बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है। उसे पता था कि उसका बेटा हंस कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वो एक जीनियस है जो किसी भी मिनरल को सिर्फ 30 मिनट में सिंथेसाइज कर सकता है। दोस्तों, अब असल खेल समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा ये एग्जाम उसी नमूने हांस के लिए डिज़ाइन किया गया था। एकदम सरेआम फिक्सिंग चल रही है भाई। और इसी के साथ हांस अपना काम शुरू कर देता है। उसके हाथों से बहुत ही तेज़ी से नीले रंग का मान बहने लगता है। वो एक बहुत ही चमकदार एनर्जी से उन सारे मिनरल्स को कवर कर लेता है। ये नज़ारा देखकर सारे जज एकदम शॉक में चले जाते हैं। वो हैरान होकर कहते हैं कि सिर्फ 30 मिनट में रेजोनेंस सिंथेसिस, ये तो एकदम इम्पॉसिबल अचीवमेंट है भाई। सुपरवाइजर तो अपनी कुर्सी से उछलते हुए कहता है कि इस स्पीड पर हांस का लेवल किसी नोबड़े का नहीं, बल्कि सीधा सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट्स को टक्कर दे रहा है। तबीयत अचानक से एक दूसरे जज को इस पूरे फ्रॉड गेम की भनक लग जाती है। टाइम बहुत कम दिया गया है, मटीरियल्स की कोई कमी नहीं है, और रूल्स में सिर्फ अल्केमिकल ब्लैकस्मिथिंग को ही अलाउ किया गया है। सारी सेटिंग पहले से ही फिक्स थी। वो जज बहुत ही गुस्से में समझ जाता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा एग्जाम रखा है जिसमें हांस को फायदा मिले, क्योंकि वो इस टेक्निक का मास्टर था। वो जज अपने मन ही मन उस बारमुट को इस खुलेआम चीटिंग के लिए गालियां देने लगता है। लेकिन अपना हीरो ली सीन जजों के इस पूरे ड्रामे और पॉलिटिक्स से एकदम बेखबर था। वो फाइनली अपने मटेरियल्स को सेलेक्ट कर लेता है। वो बहुत ही खतरनाक और डिटर्मिनेशन वाली नज़रों से उन पत्थरों को देखता है और कहता है कि हाँ, ये वाले एकदम परफेक्ट रहेंगे। उसकी वो इंटेंस लुक देखकर वहाँ बैठी रायो यूना भी एकदम सरप्राइज हो जाती है। जब बाकी सुपरवाइजर देखते हैं कि ली सियुन ने क्या चुना है, तो उनके जबड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चीखते हुए कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया है। हाइड्रागाइट और रेड फायरस्टोन, ली सियोन ने जानबूझकर सबसे ज़्यादा डेंजरस और अनकंट्रोलेबल मटीरियल्स को उठा लिया था। बारमुट भी दूर से देखकर समझ जाता है कि ये तो उसके बेटे वाले वाटर मटीरियल्स का एकदम अपोजिट फायर एट्रीब्यूट है, और इन दोनों में भी बहुत ही तगड़ा माना भरा हुआ है। बारमुट एक बहुत ही घटिया स्माइल के साथ सोचता है कि मुझे नहीं पता कि इस लड़के के पास कौन सी स्किल है, लेकिन इसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा है। उधर हांस अपनी लाजुराइट के साथ काम करते हुए तिरछी नज़रों से ली सेउंग को देखता है। वो भी एकदम कंफ्यूज था कि इस बंदे ने जानबूझकर मेरे अपोजिट एलिमेंट वाले पत्थर क्यों चुने हैं। हांस को लगता है कि ये ली सेउंग सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। वो सोचता है कि क्या इस भिखारी को सच में लगता है कि ये अपने उस सड़े हुए लो लेवल वाले माना से उस खतरनाक रेड फायर स्टोन को कंट्रोल कर लेगा। हांस को पूरा यकीन था कि ये लड़का पक्का फेल होने वाला है। एक नौसिखिए के लिए रेड फायर स्टोन को संभालना साक्षात मौत से खेलने के बराबर था। हांस बहुत ही सुकून से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि ये कंपटीशन तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आसान निकला भाई। इस ली सीन ने तो खुद ही अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली है। लेकिन दोस्तों, तभी सीन में एक बहुत ही तगड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट आता है। अचानक से ली सियुन की टेबल से बहुत ही भयंकर और इंटेंस फायर एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो आग इतनी तेज थी कि पूरे कमरे का ध्यान उसी तरफ खींच जाता है। कुछ तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। तभी हवा में एक नीले रंग का सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। ली सियुन की सबसे खतरनाक और यूनिक स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी, बॉन्ड एनग्रेविंग स्किल। यही तो था अपने हीरो का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का। ली सियुन तुरंत अपनी एक सब स्किल को ट्रिगर करता है, जिसका नाम था बाउंड टू फायर। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी। इस पावर का यूज़ करके वो उन खतरनाक बॉन्ड स्टोन को डायरेक्ट अपनी बॉडी में इक्विप कर सकता था। वो उन्हें अपने लेफ्ट या राइट हाथ के स्लॉट्स में फिट कर सकता था। सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है कि ली सियोन अपने राइट हाथ में उस फायर वाले पत्थर को इक्विप कर रहा है। जैसे ही ली सियोन अपना हुक्म का इक्का चलता है, उसका मुक्का भयंकर आग की लपटों में कवर हो जाता है। शुरुआत में अंधेरे में एक छोटी सी आग की चिंगारी टिमटिमाती है। ये उस खूंखार पावर का सिग्नल था जो अब तबाही मचाने वाली थी। और फिर अचानक से ली सियोन का पूरा हाथ आग के एक भयानक बवंडर में ब्लास्ट हो जाता है।
लेकिन भाई हैरानी की बात तो ये थी कि वो उस खतरनाक आग को इतने शांत और कॉन्फिडेंस के साथ कंट्रोल कर रहा था कि वहां खड़े हर एक बंदे की बोलती बंद हो गई। वो घमंडी हंस तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए बहुत ही चिढ़कर बड़बड़ाता है कि ये सब तो बस फालतू की नौटंकी है। लेकिन दोस्तों, उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग और उसका वो नर्वसनेस सब कुछ साफ साफ बता रहा था। ली स्यून के हाथ में वो आग एक बहुत ही खतरनाक इंटेंसिटी के साथ घूम रही थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक नॉर्मल कैंडिडेट के पास इतनी भयंकर पावर हो सकती है। अपने आग से धधकते हुए हाथों के साथ ली सियोन उन फायर वाले मिनरल्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो हाइड्रागाइट और रेड फायरस्टोन हवा में तैरने लगते हैं। वो एकदम फोर्स होने के लिए रेडी थे। वो सारे मटेरियल्स हवा में गोल गोल घूम रहे थे और ली सियोन के हर एक इशारे पर नाच रहे थे। फायर एलिमेंट पर उसका कंट्रोल एकदम 100% परफेक्ट था भाई। ली सियोन के चेहरे पर एक बहुत ही कातिलाना स्माइल आ जाती है। उसका मास्टर प्लान एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। वो सिर्फ इस एग्जाम को पास करने नहीं आया था, बल्कि वो इन सारे बेवकूफ़ों को मास्टर होने का असली मतलब सिखाने वाला था। अपनी कुर्सी पर बैठी रायो यूना और बाकी सारे जज इस पूरे नज़ारे को आंखें फाड़कर देख रहे थे। एक तरफ वो नमूना हांस अपनी नीले रंग की वाटर एनर्जी के साथ घिस रहा था और दूसरी तरफ अपना ली सियोन एक सुनहरा नर्क जमीन पर उतार रहा था। वो चालाक वाइस डीन बार्मट बहुत ही गौर से ली सियोन की टेक्निक को एनालाइज करता है। उसे लगता है कि वो लड़का एक ही एट्रीब्यूट वाले मिनरल को यूज़ करके रेजोनेंस करने का प्लान बना रहा है। बार्मट अपने मन में सोचता है कि ये तो एकदम गधों वाली हरकत है। उसके हिसाब से मिनरल्स को सिर्फ प्योर माना के साथ ही रेजोनेट किया जा सकता है। वो बाप सोचता है कि इस तरह ज़बरदस्ती रेजोनेंस करने से तो एट्रीब्यूट वाला माना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और एक बहुत ही भयानक धमाका होगा। बार्मट बहुत ही कमीनेपन के साथ मुस्कुराता है। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब ली सियोन फेल होकर सबके सामने बेइज्जत होगा। उसे लग रहा था कि अब इस बदतमीज भिखारी का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो इसके एकदम उलट थी। ली सियोन का हाथ, जो अब पूरी तरह से फायर से जुड़ चुका था, उसे उस मिनरल पर एकदम गॉड लेवल का कंट्रोल दे रहा था। उसकी वो स्किल उसे उस मटेरियल के साथ पूरी तरह से फ्यूज होने की ताकत दे रही थी। वो उस पत्थर को ऐसे कंट्रोल कर रहा था जैसे वो कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि उसी के शरीर का एक हिस्सा हो। ये एक ऐसी खूंखार टेक्निक थी जो उस कमरे में मौजूद किसी भी इंसान ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो बारमुट, जो एक धमाके का इंतजार कर रहा था, उसे तो जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। वो एकदम शॉक में चला जाता है। वो सोच रहा था कि लीसीन कोई एक्सीडेंट करेगा, लेकिन अब वो खुद हैरान होकर सोच रहा है कि भाई ये इतनी भयंकर फायर पावर आ कहाँ से रही है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि सारे जजों को खुद को बचाने के लिए कवर लेना पड़ जाता है। और फिर एक ही पल में लीसियन की वो फायर पावर एक जगह जमा होती है और एक एकदम परफेक्ट फोर्स की हुई म्यान यानी शीत का रूप ले लेती है। ये पूरा प्रोसेस पलक झपकते ही हो गया था भाई। लीसियन बहुत ही शांति से अपनी सांस छोड़ता है। काम तमाम हो चुका था। उसने सबकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर एक ऐसा चमत्कार कर दिया था जिसने पूरे कमरे को एकदम सन्नाटे में डाल दिया। उसके हाथ की वो भयानक आग अब शांत हो जाती है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि फायर से जुड़ा हुआ लोहा अब रिलीज हो चुका है और वेपन बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये सब कुछ सिर्फ चंद सेकंड्स में हो गया था भाई। सिस्टम स्क्रीन पर एक चमचमाता हुआ नोटिफिकेशन कंफर्म करता है, बधाई हो, स्टैक्ड फायर शीथ नाम का वेपन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ली स्यून ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वो वाइस डीन बार्मट तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था और उसके माथे से ठंडे पसीने छूट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रायो यूना और बाकी जज ली स्यून के इस मास्टरपीस को एकदम हैरानी से घूर रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे कि ये नहीं हो सकता, इसने सच में ये कर दिखाया। स्क्रीन पर उस आइटम की सारी डिटेल आ जाती है, स्टैक फायर शीट। ये एक रेयर क्वालिटी का आइटम था जिसकी खूबियां एकदम दिमाग हिला देने वाली थीं। और उधर अपना वो जीनियस हांस, जो अभी भी अपना रिफाइन करने का काम घिस रहा था, वो मुड़कर देखता है तो उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो शौक में कहता है कि क्या इसका काम खत्म भी हो गया? इतनी जल्दी? ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। वो इस सच्चाई को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे लगता है कि ये तो एकदम बेसिक बात है कि एलिमेंटल माना यूज करने से तो धमाका होना चाहिए था। तो फिर जो ली सियोन ने किया उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हांस के दिमाग में अब एक बहुत ही खतरनाक डाउट घुस जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या आज तक उसने जो भी पढ़ा और सीखा था वो सब गलत था। इसी प्रेशर और कन्फ्यूजन के चक्कर में उसका खुद का माना बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे होने लगता है। उसके दिमाग में अपने बाप की शक्ल और अपने क्लैन की इज्जत बचाने का प्रेशर हथौड़े की तरह बज रहा था। ये प्रेशर उस बेचारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वाइसटीन बारमट दूर से देखता है कि उसके बेटे का माना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाता है कि रुक जाओ। उसे अच्छे से पता था कि अगर उस अनकंट्रोल्ड एलिमेंटल माना को उस मैजिक स्टोन में डाला गया तो क्या तबाही मचेगी। लेकिन दोस्तों,
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हांस का वो वाटर माना पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नीले रंग की भयंकर एनर्जी की किरणें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसके ब्लैक स्मिथिंग वाले सारे टूल्स टूटने लगते हैं। हांस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसे अपनी इस जानलेवा गलती का एहसास होता है। उसका माना बस फटने ही वाला था। उस माना के गोले में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। हंस के दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। और फिर बूम, वाटर एनर्जी का एक बहुत ही भयानक और जोरदार धमाका हंस के पूरे वर्क स्टेशन को उड़ा देता है। वो घमंडी जीनियस अपने ही प्रेशर और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुका था। दोपहर के टाइम ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट के उस एग्जाम हॉल का माहौल एकदम भारी और टेंशन से भरा हुआ था। माना मिनरल के टूटने की आवाज़ अभी भी हवा में गूंज रही थी। ये उस तबाही का बचा कुचा सबूत था जो अभी अभी वहां मची थी। हंस बारमुथ, जो कुछ देर पहले खुद को डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा तुर्रम खान समझ रहा था, अब अपना जबड़ा भींच कर खड़ा था। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और बेइज्जती साफ साफ छपी हुई थी। उसका तो जैसे सरेआम पोपट हो गया था भाई। लेकिन उसके ठीक सामने अपना हीरो ली सीन एकदम चिल मारकर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस ड्रामे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ये उस इंसान का साइलेंस था जिसे बहुत अच्छे से पता होता है कि पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। तभी वहां प्रोफेसर केन की एंट्री होती है। वो सफ़ेद बालों वाले एक बहुत ही सख्त और कड़क इंसान थे। वो आगे आते हैं और समझाते हैं कि भाई देखो, अगर ये कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो तुम दोनों में से किसी एक को फैकल्टी के बेस्ट स्टूडेंट के तौर पर रिकमेंड किया जाता। लेकिन फिर वो बहुत ही सीरियस लुक के साथ बोलते हैं कि लेकिन बदकिस्मती से अब हालात एकदम बदल चुके हैं। ये सुनकर वो छपरी हांस अपना घायल हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, उसे उस हाथ की चोट का इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना दर्द उसके उस टूटे हुए घमंड का हो रहा था। उसकी हालत तो उस गुब्बारे जैसी हो गई थी जिसकी किसी ने सुई चुभाकर हवा निकाल दी हो। गुस्से से उसका हाथ कांप रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बिना लड़े ही हार गया और उसे अपनी पावर दिखाने का मौका तक नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ ली स्युन ये सब देखकर अपने मन ही मन एक बहुत ही ईविल वाली स्माइल दे रहा था। उसका मास्टर प्लान एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। तबीयत अचानक से सीन में वो लालची बाप वाइस डीन बार्मट कूद पड़ता है। अपने बेटे को बचाने के लिए एक बहुत ही घटिया चाल चलता है। वो सजेस्ट करता है कि क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट घायल हो गया है, इसलिए इस एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए और एक नया एग्ज़ाम रखना चाहिए। भाई का दिमाग देख रहे हो, मतलब खुद का बेटा फेल हुआ तो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दो। लेकिन प्रोफेसर केन एकदम सख्त लौंडे निकले। वो उसकी इस फालतू बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। वो एकदम छाती चौड़ी करके डिक्लेयर करते हैं कि हम एक हो चुके एग्ज़ाम को ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते। और एंड में जो भी धमाका हुआ, वो सब हांस की अपनी बेवकूफ़ी और लापरवाही की वजह से हुआ है। ये सुनकर वो बुढ़ा बारमोट बहुत ही सार्कास्टिक तरीके से स्माइल करता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि लगता है प्रोफेसर केन को स्टूडेंट्स की सेफ्टी से ज़्यादा एग्ज़ाम के रिजल्ट की पड़ी है। इस बात से कमरे की टेंशन एकदम आसमान छूने लगती है। बारमट का ये सीधा इल्ज़ाम सुनकर प्रोफेसर केन गुस्से से थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि वो वाइस डीन सिर्फ अपने बेटे की डूबी हुई इज्जत बचाने के लिए ये सब घटिया ड्रामे कर रहा है। वो वाइस डीन अपनी जगह से उठता है और अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। वो कमरे में टहलते हुए अपना जाल बिछाना शुरू करता है। वो एक बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट देता है कि आज तक पूरी दुनिया की एकेडमी में सबसे फास्ट रेजोनेंस टाइम 5 मिनट का रिकॉर्ड किया गया है, जो सिर्फ गॉड लेवल के जीनियस कर सकते हैं। और फिर वो अचानक से मुड़ता है और ली स्यूंग की तरफ अपनी उंगली तान देता है। वो सीधा सवाल दागता है कि क्या ये बात किसी भी एंगल से लॉजिकल लगती है कि एक नया आया हुआ स्टूडेंट बिना कोई टाइम लिए पलक झपकते ही इंस्टेंट रेजोनेंस कर ले। दोस्तों, इल्ज़ाम एकदम साफ था। वो बुढ़ा सरेआम कह रहा था कि ली स्यून ने चीटिंग की है। अपना हीरो एकदम चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में तो एल्केमिकल ब्लैकस्मिथिंग के असली रूल्स और फंडे चल रहे थे। ये टेक्निक सिर्फ नॉर्मल फोर्जिंग में माना ठूंसने के बारे में नहीं है। असली एल्केमिकल ब्लैकस्मिथिंग वो नहीं है जिसमें मिनरल की जान निकालकर उसमें ब्लैकस्मिथ की जान भर दी जाए। असली टेक्निक वो है जो ली स्यून को आती है, जिसमें उस मिनरल के कोर को ट्रैक करके उसकी खुद की लाइफ फोर्स को बाहर निकाला जाता है। ली स्यून को बहुत अच्छे से पता था कि उसने अभी अभी जो किया है वो कोई चीटिंग नहीं, बल्कि आने वाले कुछ सालों में अनगिनत टेस्ट और फेलियर के बाद पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये इतना सिंपल और परफेक्ट तरीका है, लेकिन अब वो सोचता है कि मैं इस सठियाए हुए बुढ़े को ये सब क्यों समझाऊं, जो सिर्फ अपनी पावर का रौब झाड़कर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपना ली स्योन एकदम ब्लैंक फेस बनाकर बहुत ही मज़े लेते हुए बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। ये सुनकर वाइस्टीन बहुत ही घटिया और घमंडी तरीके से हंसता है।
उसे लगता है कि ली सियुन का कुछ न बोलना ही उसका अपना जुर्म कबूल करना है। वो कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि इसने कोई फ्रॉड किया है। वो ली सियुन के बनाए हुए उस चमचमाते वेपन को घूरता है। वो कहता है कि एक नया लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो एक रेयर ग्रेड का वेपन बना दे, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। वो ताना मारता है कि भाई चीटिंग करने की भी कोई लिमिट होती है, तुमने तो हद ही कर दी। ये फालतू का इल्ज़ाम सुनकर फाइनली ली सुन का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे घूरते हुए एकदम एटीट्यूड में पूछता है कि आखिर तू चीज़ क्या है भाई, जो मुझे ज्ञान दे रहा है। और तभी दोस्तों कहानी में एक और सॉलिड ट्विस्ट आता है। पीछे से एक औरत की आवाज़ गूंजती है जो डिक्लेयर करती है कि वाइस डीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ली सियन ने जो किया है वो सच में एकदम बकवास और नामुमकिन है। ये सुनकर वहां खड़े सारे लोग एकदम शॉक में चले जाते हैं। सब हैरान थे कि आखिर ये बीच में कौन टपक पड़ी। वाइस डीन बहुत ही कमीनी स्माइल देता है। उसे लगता है कि फैकल्टी की हेड रायो यूना भी उसी की टीम में है और उसे सपोर्ट कर रही है। वो बहुत ही चौड़ में आकर कहता है कि तो फिर इस चीटर को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। लेकिन भाई रयो यूना तो उस वाइस डीन को एकदम इग्नोर मारते हुए सीधे उस टेबल की तरफ बढ़ जाती है। वो उस बुढ़े की तरफ देखती तक नहीं है, जिससे वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है। कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब उसे देख रहे थे जब वो ली सीन के बनाए हुए वेपन के सामने जाकर खड़ी होती है। वाइस टीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। रायो यूना बहुत ही केयरफुली उस म्यान को अपने हाथों में उठाती है। वो उस वेपन से निकलने वाली भयंकर एनर्जी को फील कर रही थी। कमरे में सब लोग सांस रोके हुए थे। उस वेपन को पकड़कर वो वाइस टीन के ही शब्द दोहराती है कि हाँ, ये सच में एकदम बकवास और रिडिक्युलस है। लेकिन दोस्तों, उसके बोलने के टोन में कोई नफरत या चीटिंग वाली बात नहीं थी, बल्कि वो तो एकदम पगला गई थी। वो पूरी तरह से शॉक और सरप्राइज में थी। उसका वो सारा हेड और प्रोफेशनल वाला एटीट्यूड हवा हो चुका था। उस मास्टरपीस को अपने हाथों में देखकर उसके मुंह से सच में लार टपकने लगती है। जी हाँ दोस्तों, एक वेपन को देखकर उसके मुंह से पानी आ रहा था। ये एक ऐसा रिएक्शन था जो उसके अंदर से नेचुरली निकल रहा था। और फिर वो अचानक से बहुत ही तेजी से घूमती है और ली सीन के एकदम पास आकर बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ उंगली तान देती है। अपना ली सीन तो उसे देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। उसकी आंखें एक्साइटमेंट के मारे एकदम बाहर आ रही थीं। वो ली सियुन की तरफ उंगली तानकर एक ऐसा अजीब और पागलों वाला सवाल पूछती है कि वहां खड़े सबके होश उड़ जाते हैं। वो लिटरली ली सियुन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि प्लीज क्या मैं तुम्हारे इस वेपन को एक बाइट खा सकती हूँ, या फिर कम से कम मुझे इसे एक बार चाटने तो दो। वाइस्टीन बार्मट का तो दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है। फैकल्टी की हेड की ये पागलों वाली हरकत देखकर उसके सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। वो सख्त और कड़क प्रोफेसर केन भी इस फालतू और अजीब नज़ारे को देखकर अपना कन्फ्यूजन नहीं छुपा पाते हैं। ये पूरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा फनी और अनएक्सपेक्टेड थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया कोई बच्चों की कार्टून बन गई हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भाई इस बात पर क्या रिएक्शन दें। उसी दिन दोपहर के टाइम सीन चेंज होता है और हम शहर के बीचों बीच का नज़ारा देखते हैं। अपना ली सियुन अकेडमी के उस पूरे ड्रामे और बवाल को पीछे छोड़कर एकदम शांति से सड़क पर मज़े में टहल रहा था। इतने बड़े ड्रामे के बाद भी वो एकदम रिलैक्स लग रहा था। चलते चलते वो अपने बनाए हुए उस वेपन के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में एनालाइज करता है कि जैसा उसने सोचा था उस वेपन की क्वालिटी तो एकदम टॉप लेवल की है, लेकिन वो खुद को लेकर थोड़ा क्रिटिकल था। वो सोचता है कि माना कि वेपन का ओवरऑल लेवल बुरा नहीं है, लेकिन उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो अभी भी थोड़ी रफ और कच्ची है। फिर भी वो अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसे उस बुढ़े वाइस टीन की वो रोने वाली शक्ल याद आती है और वो अपने मन ही मन बहुत जोर से हंसने लगता है। वो सोचता है कि उस बुढ़े को गुस्से से कांपते हुए देखने में जो मज़ा आया ना भाई, वो फीलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल थी। पास से गुजरने वाले कुछ स्टूडेंट्स उसे ऐसे अकेले में हंसता हुआ देखकर अजीब नज़रों से घूर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ली सीन के चेहरे की वो स्माइल एकदम गायब हो जाती है। बारमट नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि ये नाम उसे कुछ ज़्यादा ही जाना पहचाना क्यों लग रहा था। वो अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ की एक बहुत ही दर्दनाक और डार्क याद उसके दिमाग में वापस आ रही थी। वो बारमुट नाम उसे सीधा उसके पिछले जन्म के एक बहुत ही बुरे टाइम में ले जाता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दोस्तों, वहाँ लुइस वैलेंट नाम का एक बहुत ही खूंखार हंटर था जिसे दुनिया एक्सप्लोसिव डॉग के नाम से जानती थी। वो पास्ट लाइफ में ली सियुन को अपनी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सुना रहा था। वो बता रहा था कि
कैसे एक घटिया ब्लैकस्मिथ ने उसे बहुत ही सस्ते और बेकार आइटम बेचे थे जो लड़ाई के बीच में ही उसके हाथों में ब्लास्ट हो गए। उस भयानक माना एक्सप्लोजन की वजह से लुइस की बॉडी पर हमेशा के लिए डैमेज हो गया था। उस हादसे को याद करते हुए लुइस का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और वो उस कमीने ब्लैकस्मिथ को भयंकर गालियां दे रहा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। उस पुरानी याद में अपना ली सियोन बहुत ही सीरियस होकर उसकी कहानी सुन रहा था, लेकिन उस टाइम उसे नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी इस नई जिंदगी में कितनी काम आने वाली है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। ये सब याद आते ही ली सियोन सड़क के बीचों बीच एकदम झटके से रुक जाता है। उसके दिमाग में जो पजल चल रही थी उसका आखिरी टुकड़ा भी अब फिट हो चुका था। वो ब्लैकस्मिथ जिसने उस एक्सप्लोसिव डॉग यानी लुइस वैलेंट की जिंदगी नर्क बनाई थी, उसका नाम और कुछ नहीं बल्कि हांस बारमूड था। ये सच जानकर ली सियोन की नज़रें एकदम बर्फ की तरह ठंडी और खतरनाक हो जाती हैं। उसका वो शौक अब एक बहुत ही साइलेंट और भयंकर गुस्से में बदल चुका था। तो मतलब वो छपरी हांसी वो इंसान था जिसने वो सारी तबाही मचाई थी। इस एक सच ने ली सियोन के सारे फ्यूचर प्लान्स को एकदम पलट कर रख दिया था। उसका शुरुआती गोल ये था कि वो इस नई जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके उन तीनों हाउंड से कांटेक्ट करे, लेकिन अब उसे उस एक्सप्लोसिव डॉग की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और डिटर्मिनेशन वाली स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि अगर वो उस हंस बारमुट को कोई भी तबाही मचाने से पहले ही रोक दे तो लुइस वैलेंट की लाइफ कभी खराब होगी ही नहीं और वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अपना हीरो अब पूरी फ्यूचर की टाइमलाइन को जड़ से बदलने वाला था। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बेबल एकेडमी की बोर्सिपा फैकल्टी के मीटिंग रूम में एकदम भयंकर क्लेश मचा हुआ था। सारे प्रोफेसर्स के बीच एक बहुत ही गर्म बहस चल रही थी। एक प्रोफेसर एकदम शॉक में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग सच में उस नए लड़के ली सियोन को फैकल्टी का बेस्ट स्टूडेंट बनाने की सोच रहे हो। बाकी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो दूसरा फुसफुसाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये डिसीजन कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लिया जा रहा है। तभी वो एस रैंक हीरो रायो यूना उस मैन कुर्सी से उन सबको एकदम बर्फ जैसी ठंडी और कातिलाना नज़रों से घूरती है। वो बिना किसी लाख लपेट के सीधे मुंह पर पूछती है कि तो क्या तुम लोग मेरे इस डिसीजन के खिलाफ हो। उसकी वो खतरनाक आवाज़ सुनकर उस प्रोफेसर की तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो हकलाते हुए जल्दी से अपनी बात को कवर करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस एक एडवाइस दे रहा था। तब वो लालची वाइस डीन बामट अपने उसी घमंडी और सुपीरियर वाले एटीट्यूड में बीच में टपक पड़ता है। वो रेओ ईना को नीचा दिखाने के लिए याद दिलाता है कि मैडम, आपने अभी अभी ये पोस्ट संभाली है। वो इनडायरेक्टली ताना मार रहा था कि आपका डिसीजन लेने का जो तरीका है वो एकदम बकवास है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर रेओ ईना की नज़रें और भी ज़्यादा शार्प और ख़तरनाक हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। दोस्तों, उसका वो साइलेंस एक बहुत ही भयंकर वार्निंग थी। तभी एक और प्रोफेसर बीच में कूदता है और कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ली सियून का वो वेपन सच में बहुत इंप्रेसिव था, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें सिचुएशन को और गहराई से एनालाइज करना चाहिए।